मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेक्चर आपने देख लिया होगा अब तक। अब हम आते हैं सेकंड लेक्चर में प्रोविजंस पर। फर्स्ट में मैंने आपको बेसिक बताया कि इस पूरे चैप्टर में एक ही बात बार बार आएगी, अलाउड एंड डिसअलाउड। बस क्या परमिसिबल है, क्या नॉट परमिसिबल है, हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड। तो मैंने कहा था आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ होगा। हम उसके लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। इसके लिए आप आए लास्ट में पेज नंबर 270 पर। देखिए आप 270 पर P2 दिख रहा है। क्या दिया हुआ है इसमें? P&L अकाउंट दिया हुआ है। P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस नजर आएंगे, सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, बेड डेट्स, रिजर्व फॉर लॉसेस, एडवर्टीजमेंट वगैरह वगैरह। क्रेडिट साइड में आपको इनकम नजर आ रही, ग्रॉस प्रॉफिट, कमीशन, सन्ड्री रिसीव्ड, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि टैक्सेबल होता है कौन से हेड में? कैपिटल गेन हेड में, जबकि लिख दिया कहां? P&L में। फिर नीचे आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट नजर आएंगे। कैसे एडजस्टमेंट? जैसे पहला एडजस्टमेंट लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, दूसरे में लिखा है डेप्रिसिएशन, तीसरे में लिखा है सैलरी टू स्टाफ इंक्लूड पेमेंट 8,000 टू रिलेटिव्स। ऐसे पॉइंट दिए हुए हैं। अब हमें सिर्फ ये ढूंढना रहेगा कि इन्होंने जो P&L अकाउंट में प्रॉफिट डिस्क्लोज किया है, देखो कितना है, 17,34,000। ये प्रॉफिट एज पर P&L तो ठीक है, लेकिन एज पर इनकम टैक्स एग्जैक्टली इतना प्रॉफिट आता है या नहीं आता है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस। तो हमें इसे रेक्टिफाई करना है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, अकाउंटिंग सब सही है, तो डेबिट क्रेडिट मत ले आना बीच में कि सर यहां डेबिट तो वहां क्रेडिट। नहीं, इनकम टैक्स में हम इसको एडजस्ट कर देंगे। 17 लाख में अगर कुछ ऐड करना होगा तो ऐड कर देंगे, लेस करना होगा तो लेस कर देंगे। दो ही काम होंगे, ठीक है, जिससे हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट आ जाए एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस। तो कुछ चीजें इसमें हम अलाउड करेंगे, कुछ चीजें हम इसमें क्या करेंगे? डिसअलाउड। बस आप कोई सा भी क्वेश्चन देख लीजिए, P1, P2, P3 वगैरह, कोई सा भी क्वेश्चन, यहां से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ये सारे। बट यहां तक आने में बहुत टाइम है। आप देख लो ये पेज कहां, 370 यानी 369 से स्टार्ट हुआ है, 368 से उस पैराग्राफ 90 P1। उससे पहले सारी थ्योरी पढ़ना है, पहले इतनी सारी, यानी लगभग 60-70 पेज की थ्योरी पढ़ना है, फिर जाकर हम कंप्लीट क्वेश्चन पाएंगे। लेकिन बेसिक कंसेप्ट वही है बार बार कि इसमें हमें अलाउड डिसअलाउड छांटना है। तो अब अलाउड किसे कहते हैं उसकी लिस्ट पढ़ते हैं हम। आप आएंगे पेज नंबर 197। सेक्शन याद रखना रहेंगे, सेक्शन नंबर 30 to 37। सेक्शन नंबर 30 to 37 हम लिस्ट पढ़ रहे हैं किस चीज की? आप देखें, व्हाट आर स्पेसिफिक डिडक्शंस अंडर द एक्ट। डिडक्शंस मतलब अलाउड एक्सपेंडिचर्स, अलाउड एक्सपेंडिचर्स, परमिसिबल एक्सपेंडिचर्स। तो आप इसका हेडिंग ये बना लें, डिडक्शन वर्ड से हो सकता है आपको 80C वगैरह याद आ जाए, तो डिडक्शन वर्ड से अच्छा है अलाउड एक्सपेंडिचर, परमिसिबल एक्सपेंडिचर। क्या अलाउड है वो बता रहे हैं, तो इसके अलावा जो बचेगा वो डिसअलाउड। और ये स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो लॉ में स्पेसिफिकली लिख दिया कि ये तो अलाउड होंगे ही से। लेकिन क्या ये लिस्ट एग्जॉस्टिव हो सकती है? दुनिया में इतने तरह के बिजनेस होते हैं, या मैं तो इंडिया की बात करता हूं, इतने तरह के बिजनेस है। मैं आपको 1-2 पेज ब्लैंक देता हूं, क्या आप उस पर लिस्ट बना सकते हो कि सर इसके अलावा कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता होगा? सैलरी, रेंट, टेलीफोन, कन्वेंस, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन, डिलीवरी चार्जेस वगैरह, इतने तो आपको याद होंगे ना। कितने लिखोगे? कोई एग्जॉस्टिव नहीं। और अलग अलग टाइप के बिजनेस है, इस बिजनेस में ये खर्चा होता है, उस बिजनेस में ये खर्चा होता है, इस प्रोफेशनल पर्सन के लिए खर्चा होता है, उस प्रोफेशनल पर्सन के लिए खर्चा होता है। तो ये स्पेसिफिकली बताएं कि ये तो अलाउड है ही सी, उसके बाद हम कुछ जनरल बात भी करेंगे। तो नंबर 1 स्टार्ट होते हैं। यहां पर पहला पैराग्राफ आपको दिया है, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग, सेक्शन 30। सेक्शन नंबर आप सारे याद रखना है। और आप एक काम करें, जैसे मैंने कहा था कि कल जो अपना वीडियो था उसमें आपने एक तो फॉर्मेट लिखा होगा पूरा, सेक्शन 28 बेसिस ऑफ चार्ज लिखा होगा, फॉर्मेट लिखा होगा, अकाउंटिंग मेथड, मर्केंटाइल एंड केस सिस्टम ये लिखा होगा। उसके बाद आप अब ये सारे रूल्स पूरे पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से लिखेंगे।
जो बड़े क्वेश्चन है या बड़े रूल्स है वो मैं डायरेक्ट आपको लिखवाऊंगा। तो आप लेकिन एक सीक्वेंस में जरूर लिखते जाएं, सेक्शन नंबर की एक लिस्ट बना लें, यानी स्टार्टिंग के 2 पेजेस जो हैं आपके वो छोड़ दें। आप जितने सेक्शन आते जाएंगे आगे उसको हम एक एक लाइन में लिख देंगे। जैसे सेक्शन 30 क्या हो गया, इसको एक लाइन में लिखेंगे, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस। गोडाउन बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, बिजनेस प्रोफेशन में जो यूज हो रही उस बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, अपने घर के मकान का रेंट की बात नहीं कर रहा हूं। वो तो ड्राइंग्स पर्सनल एक्सपेंस हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं क्या, तो आप ये जितने भी खर्चे हैं ना, कितनी सारी बात लिख दी, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, टैक्सेस मतलब हाउस टैक्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग, और उसके आगे लिख लो यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस। बस अंदर का पैराग्राफ पूरा कट, एक लाइन में आपका प्रोविजन खत्म। ठीक है, तो उस बिल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं, जो बिल्डिंग मैंने किराए पर ली है, जो मेरे बिजनेस में यूज हो रही है, उसका रेंट, उसका इंश्योरेंस करवाता हूं। बिल्डिंग का भी इंश्योरेंस होता है, उसका हाउस टैक्स पे करता हूं, तो वो हाउस टैक्स बिजनेस हेड में आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में। आप याद करो, हाउस प्रॉपर्टी हेड में हम क्या करते थे, एक मकान होता था बड़ा, 1/4 फॉर बिजनेस पर्पज होता था, यानी एक ही मकान के पार्ट ऑफ द हाउस पड़े थे, 1/4 फॉर बिजनेस पर्पज, उसको हम पूरा इग्नोर कर देते थे। क्यों करते थे, क्योंकि वो पूरा का पूरा उससे रिलेटेड हर बात, उससे रिलेटेड वैकेंसी, उससे रिलेटेड हाउस टैक्स, उससे रिलेटेड म्युनिसिपल टैक्सेस, कुछ भी कहां आता था, बिजनेस हेड। अब हम बिजनेस हेड की बात कर रहे हैं, क्लियर है। लेकिन एक बात और बताता हूं कि पर्सनल चीज नहीं आएगी, यानी मैं अपने रेसिडेंशियल हाउस के रेंट की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैंने आपको एक वर्ड लिखवा दिया, बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। बस एक लाइन में आपका प्रोविजन कंप्लीट, बाकी पैराग्राफ कट कर देना। सेकंड पैराग्राफ, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर, सेक्शन 31। डेफिनेटली मशीनरी, कौन सी मशीनरी, घर पे लगा हुआ एसी थोड़े ना, घर पे लगा हुआ वाटर प्यूरिफायर थोड़े ना, घर पे भी मशीनरी लगती है आजकल, बहुत सारे लोग घर में भी लिफ्ट लगाते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हर बात हम यहाँ की करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन। तो एनी मशीनरी, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस, their repairs and insurance are allowed under section 31, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो ये सारे सेक्शन पढ़ते समय आपको एक जनरल सेंस तो हमेशा लगाना है कि ऑल एक्सपेंसेस विच आर wholly and exclusively for the purpose, for promotion, for conduct of business or profession are allowed। किससे रिलेटेड हो, बिजनेस प्रोफेशन, जनरल सेंस। कोई नई बाइंड भी आता है तो हमें ऐसे ही सोचना। तो ये स्पेसिफिक हुआ, पहला रेंट बिल्डिंग का, दूसरा इंश्योरेंस और रिपेयर्स ऑफ प्लांट मशीन फर्नीचर। कितनी देर में खत्म हुआ ये हमारा, मुश्किल से 1-2 मिनट में खत्म हो गया, सेक्शन 30, सेक्शन 31। ठीक है, यानी या हम ओवरऑल भी बता दूं तो 5 मिनट ज्यादा खर्च हुए। अब अगला सेक्शन आता है सेक्शन 32, डेप्रिसिएशन अलाउंस, यानी डेप्रिसिएशन अलाउड अंडर बिजनेस हेड। अब ये बहुत बड़ा सेक्शन, जो कम से कम, वैसे मैंने इससे रिलेटेड कैपिटल गेन में समझा चुका हूं, इसलिए अब इधर मुझे बिजनेस हेड में कम समझाना पड़ेगा, वरना उधर जैसे हमारे 2 लेक्चर में ये कंप्लीट हुआ था, वैसे यहां पर भी 2-3 लेक्चर में कंप्लीट होता है। लेकिन अब हम इसको यहां पर जल्दी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करवा रहा हूं, रिपीट करवा रहा हूं आपको। वैसे देख चाहूं तो मैं बोल सकता हूं आपसे कैपिटल गेन हेड का वो वाला वीडियो देख लेना, पूरा समझाया मैंने, एग्जैक्टली उतना ही मैं वापस समझाऊंगा, वही समझाया था मैंने वहां पर। बट रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि कुछ लोगों को अगर वहां समझ में नहीं आया है तो यहां देख लें, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों चैप्टर को कवर करता है, इस कारण से। तो हम समझते हैं डेप्रिसिएशन, सेक्शन 32। इसकी थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ना है, थ्योरी में इतना सा देख लो आप, कंडीशन नंबर 1 लिखिए, असेट मस्ट बी ऑन बाय एसएससी, तो डेफिनेटली मैं अपने एसेट पर डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा, पड़ोसी के एसेट पे क्यों डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा, पास की दुकान में फर्नीचर लगा उसका डेप्रिसिएशन मैं क्यों क्लेम करने लगा, है ना, सोचने वाली बात। It must be used for business profession. Definitely asset must be used for business or profession, not personal use. Personal use के asset पर हम depreciation नहीं लगा सकते। It should be used during the relevant previous year. And depreciation is available on tangible as well as intangible asset. Condition कुछ खास नहीं, तो पूरा पेज आप कट कर दें। नेक्स्ट पेज पर आपको ब्लॉक मिलेंगे, देखिए आप, मैंने कहा था ब्लॉक पढ़ना, पहले ही पढ़ाया था मैंने कैपिटल गेन में। तो ब्लॉक नंबर 1 का किसका है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग अदर देन होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस, 5%।
वहां क्या लिखवाया था मैंने कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग, बिजनेस में रेसिडेंशियल कहां से आ गया, तो बिजनेस में रेसिडेंशियल होता है गेस्ट हाउस, स्टाफ क्वार्टर्स, ये बिजनेस असेट मानी जाती है, इसलिए स्टाफ क्वार्टर्स हाउस ओवरहेड में नहीं आता। स्टाफ क्वार्टर्स का जो जितने भी एक्सपेंस होता है वो बिजनेस एक्सपेंडिचर होता है। और आप अगर अपने स्टाफ से कुछ नॉमिनल रेंट लेते हो, स्टाफ क्वार्टर्स फ्री में देते हैं, जैसे मैंने नागदा का एग्जांपल दिया था, ग्रेसिव इंडस्ट्रीज, बिरला ग्राम, तो अपने एम्प्लॉय को क्या करते हैं, वो फ्री ऑफ चार्ज या बहुत नॉमिनल रेंट पे हाउस देते हैं, तो एम्प्लॉय के हैंड्स में वो रेंट फ्री हाउस होता है। और एम्प्लॉय ग्रेसिव इंडस्ट्रीज से थोड़ा सा किराया लेती है 500 रुपए, तो वो उनके लिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, वो उनके लिए बिजनेस इनकम, बिकॉज स्टाफ क्वार्टर्स आर बिजनेस सेट एंड एनीथिंग अर्न फ्रॉम बिजनेस सेट इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। तो स्टाफ क्वार्टर्स के एक्सपेंसेस भी बिजनेस एक्सपेंसेस होंगे, उससे जो इनकम होगी वो भी बिजनेस इनकम होगी। लेकिन यहां अदर देन होटल्स बोल दिया है, क्योंकि होटल भी वैसे रेसिडेंशियल होती है, तो यहां होटल इंक्लूड नहीं है इसमें 5% वाले में। होटल कहां इंक्लूड है, तो नीचे आओ, ऑफिस, फैक्ट्री, गोडाउन, बिल्डिंग विच आर नॉट मेनली यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, इट कवर्स होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस, यहां कवर। और यही ब्लॉक सबसे ज्यादा याद रखना है 10%, तो आप इस पे एक टिक लगाएंगे, ब्लॉक नंबर 2 पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला 10%। तीसरा ब्लॉक जो है वो आपका बिल्डिंग का, ये कट कर दें, कोई काम का नहीं। फोर्थ नंबर है फर्नीचर एंड फिटिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक फिटिंग, जो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक फिटिंग कराते हैं वो भी असेट्स की कैटेगरी में आती है, 10%, ये भी याद रखना है। और फिफ्थ के वहां मैंने लिखवाया होगा या नहीं लिखा तो अभी लिखें, जनरल रेट, जनरल यानी ऑर्डिनरीली प्लांट एंड मशीनरी पे जनरली क्या रेट लगाएंगे हम, तो लगाएंगे 15%। तो इफ नो स्पेसिफिक रेट इज प्रेस्क्राइब्ड, then general rate on plant and machinery, every type of plant and machinery, whether truck, tractor, trolley, surgical equipment of doctors, सब कुछ, सभी चीजों पे, कार वगैरह सब प्लांट मशीन में आते हैं, सब पे 15%। लेकिन कुछ प्लांट मशीन ऐसी भी होती है इस पे स्पेसिफिक रेट, तो उसके लिए मैंने आपको नीचे के बताए थे सर, तो आप एक बार ये पढ़ लेना। 6 नंबर ऑन गोइंग वेसल शिप्स वगैरह पर 20%, बस, लॉरी, टैक्सीज यूज फॉर बिजनेस रनिंग देम ऑन हायर, यानी ट्रेवलर्स, ट्रेवलिंग कंपनी जो भी है, ओला, उबर वगैरह, इस तरह की जो कंपनी है जो बस और टैक्सी को किराए पर चलाते हैं, उनके लिए 30%। फिर नीचे है 8th नंबर ब्लॉक 40% वाला। ब्लॉक के नंबरिंग याद मत रखो 1 2 3 ब्लॉक के परसेंट देखो, कब कहां क्या परसेंट लगेगा। 40% कब लगेगा, तो 40% में पूरा पढ़ने के लिए मना करा था, मैंने कहा था नीचे आ जाना, सीधे कंप्यूटर पे आ जाना, कंप्यूटर इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर, तो 40%। सॉफ्टवेयर खरीदते हैं लोग, टेली का सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज खरीदते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, कितना 40%। और इसी में अंदर 3rd 4th लाइन पे लिखा हुआ मिलेगा, इट ऑल्सो इंक्लूड्स बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशन ऑन बाय प्रोफेशनल्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स, चलो यहां तो नहीं, बस इतना अंडरलाइन का है, बुक्स ऑन बाय प्रोफेशनल्स, ठीक है, बुक्स जो प्रोफेशनल पर्सन, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग इनकम टैक्स की बुक्स मंगवाते हैं, लॉयर लोग लॉ की बुक मंगवाते हैं, सीएस वाला कंपनी की बुक, कंपनीज एक्ट की, हर कोई मंगवाता है। तो जो बुक्स आप प्रोफेशनल पर्सन यूज करते हैं वो भी प्लांट माने गए हैं इनकम टैक्स में, कितनी अजीब सी बात है। लेकिन सिर्फ प्रोफेशनल पर्सन के लिए उस बुक पर 40% डिप्रेशन लगेगा, यानी उस बुक की पूरा अमाउंट आप पेन में नहीं लिख सकते, सिर्फ 40% लिख सकते। लेकिन अगर बिजनेसमैन हुआ तो बिजनेसमैन भी तो अपने बिजनेस से रिलेटेड बुक्स मंगवाता है, तो आपने देखा होगा पेन बुक्स एंड पीरियडिकल्स के नाम से एक हेड होता है, तो वहां पर बुक्स पूरा एक्सपेंडिचर होता है, वहां पर असेट नहीं होता है, इसलिए इस पर डिप्रेशन नहीं लगता है। तो बिजनेसमैन के लिए बुक्स असेट नहीं होती, उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए पूरा पेड में, तो डिप्रेशन का सवाल नहीं। और प्रोफेशनल्स के लिए बुक्स असेट होती है, इसलिए उनके लिए डिप्रिशिएशन। लेकिन यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ मिला आपको, क्या, अदर देन एनुअल पब्लिकेशन लिखा है ना, इस वर्ड को काट दो या ऐसा लिख लो, और एनुअल पब्लिकेशन मींस अब ऐसा हो गया कि एनुअल पब्लिकेशन हो या ना हो। जैसे इनकम टैक्स की बुक एनुअली पब्लिक होती है, हर बार बजट आता है तो नहीं हो जाती, लेकिन कई लॉ ऐसे हैं जिसकी कोई बुक बदलती ही नहीं, तो जिनका एनुअल पब्लिकेशन होता है और जिनका एनुअल पब्लिकेशन नहीं होता है, पहले 2 डिफरेंस था, अब कोई डिफरेंस नहीं। तो आप दोनों बात या तो लिख लो वहां पे, वेदर एनुअल का पब्लिकेशन और नॉट,
या आप इस लाइन को कट ही कर दो, आप इतना ऐसे को बुक्स फॉर प्रोफेशनल्स 40%। ठीक है, और ये बात आपको पीछे लिखी हुई मिलेगी, पीछे मैंने अंडरलाइन करवाया होगा, लास्ट थर्ड लाइन पे देखो आप, लिखा है बुक्स बीइंग एनुअल पब्लिकेशन, थर्ड लाइन में लिखा, लास्ट थर्ड लाइन, प्लांट ऑन बाय एसएससी कैरिंग ऑन प्रोफेशन, और बुक्स में मे नॉट बी एनुअल पब्लिकेशन ऑन बाय पर्सन कैरिंग ऑन लाइब्रेरी, उन सब के लिए तो वो भी इसी ब्लॉक में। तो अब सब तरह की बुक्स जो है, यानी एनुअल पब्लिकेशन हो या ना हो, और लाइब्रेरी के रूप में यूज करें तो भी कहा है कि वो 40%। 45% ब्लॉक में क्या आएगा, तो मोटर buses, motor lorries, motor taxis used in a business running them on hire acquired on or after 2019 but before 1st April and is put to use before 1st April 2020। ये स्पेशल रेट नए अमेंडमेंट के साथ आई, वरना बस और लॉरी के बारे में आपने देखा कि 7th नंबर ब्लॉक भी था 30% वाला, वहां पे बस एंड लॉरी रनिंग देम ऑन हायर लिखा था, लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि वो एक्वायर्ड कब की, ऑन और आफ्टर 23 अगस्त। तो अब इस तरह की डेट याद नहीं रहती, इसलिए ये अमेंडमेंट को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी जो लोग अगर याद रख सकते हैं तो मेन है पुट टू यूज बिफोर 1st अप्रैल, मींस 1920 इसी ईयर में पुट टू यूज हो जाएगी तो 45%, यानी हम ये कह सकते हैं न्यू बसेस जो होगी उन पे 45% है। और लास्ट है 10th नंबर ब्लॉक, इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स डेट से कोई मतलब नहीं, कट कर दो। नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर, यानी बिजनेस रन करने के राइट्स जितने भी होते हैं, राइट, पेटेंट भी क्या है, राइट ही तो है कि कोई फॉर्मूला आप यूज करोगे, कॉपीराइट भी क्या है, राइट ही तो है कि आप किसी की लिखी हुई बुक पब्लिश कर सकते हो, तो राइट्स होते हैं सब। फ्रेंचाइजी क्या है कि मैं उसके नाम से अब यहां बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं, फ्रेंचाइजी तो एनी टाइप ऑफ राइट्स। तो बात यह है कि गुडविल भी तो राइट होता है, हम किसी से गुडविल परचेस करते हैं तो उसका नाम खरीदते हैं, राइट परचेस करते हैं कि मैं उसके नाम से बिजनेस करूंगा। तो गुडविल, ट्रेडमार्क क्या ये भी टैक्सेबल होंगे, तो बाकी सब तो होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क सब पर डिप्रेशिएशन लगेगा 25%। हमने पहले पढ़ा टेंजिबल और इनटेंजिबल ऑल असेट्स आर डिप्रिशिएबल। इनकम टैक्स में सिर्फ लैंड को छोड़ के सब पर डिप्रेशिएशन का कहा गया, बिल्डिंग पे कहा, फर्नीचर पे कहा, प्लांट मशीन पे कहा, सब पे कहा, तो 25%। लेकिन गुडविल क्या 25%, यानी इज्जत क्या धीरे धीरे घटेगी कि इस बार 25% इज्जत खराब हो गई, नहीं ना, या तो जाना होगी तो एक साथ चले जाएगी। लेकिन खेत ये मजाक वाली बात है, यहां गुडविल का मतलब इमेज से नहीं होता है कि आपका इंप्रेशन कितना अच्छा मार्केट, यहां गुडविल का मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट्स होता है। इनकम टैक्स में या कहीं भी अकाउंटिंग में हम जो गुडविल पढ़ते हैं ना, तो उस गुडविल का मतलब होता है फाइनेंशियल बेनिफिट्स। मैं किसी को कोई गुडविल का पैसा क्यों दूंगा, ताकि मुझे उसके नाम से कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, अदरवाइज मैं क्यों उसको नाम दूंगा अपना, या मैं उसका नाम क्यों लूंगा। तो कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होगा मुझे तो मैं उसको पैसा देकर गुडविल खरीदूंगा। और वैसे ही परचेस गुडविल की एंट्री होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नॉट रिकॉर्डेड, ना इनकम टैक्स में रिकॉर्ड होती है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 भी मना करता है, इसलिए ओनली परचेस गुडविल। तो परचेस की इट मींस मैंने पैसा दिया तो असेट बन गई, और असेट बन गई तो फिर डिप्रेशिएशन क्यों नहीं लगेगा, वो भी तो बिजनेस राइट से है, इसलिए गुडविल पर भी डिप्रेशिएशन लगेगा। ये बात इसी पेज पर नीचे लिखी हुई मैंने पहले भी पढ़ाई थी, आपको देख लेना, वहां लिखा हुआ है, दिख रहा है गुडविल। तो एक्वायर्ड गुडविल अगर है, कोई भी राइट, सिमिलर राइट, और भी कुछ हो सकता है, कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं, सिमिलर नेचर लिखा तो है ऊपर, तो ये 25% के साथ है। ठीक, उसके बाद अब आप इसके नीचे की थ्योरी कट कर देना। अब एक प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ क्वेश्चन 4P1, तो इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगा और एक बार फिर से वो पूरा फॉर्मेट समझाता हूं कि ब्लॉक कंसेप्ट में डिप्रेशन लगता कैसे। ठीक है, चलिए उसके लिए हम चलते हैं आगे। चलिए, तो अब हम एक्चुअल कंसेप्ट पर आते हैं कि एक्चुअली डिप्रेशन निकलता कैसे। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में जो आपने आज तक निकाला, उसमें क्या किया, उसमें आपने मशीनरी अकाउंट बनाया कई बार, आपने 11th क्लास में डेप्रिसिएशन चैप्टर में आपने कई बार मशीनरी अकाउंट की अच्छी खासी प्रैक्टिस की, याद होगा थोड़ा बहुत। तो ए एसेट्स खरीदी तो उस पे ए एसेट पे लगा दिया, बी एसेट खरीदी बी, तो हम अलग अलग एसेट पे लगाते थे। और ए एसेट अगर 1 जुलाई को खरीदी तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक लगाओगे,
बी एसेट अगर 1 अप्रैल को खरीदी तो अप्रैल से लेकर मार्च तक का लगा देते, यानी मंथ वाइज डिप्रेशन लगता था। अगर कोई एसेट 1 फरवरी को खरीदी है मैंने, तो फरवरी और मार्च 2 महीने का डिप्रेशन लगाऊंगा। कोई एसेट अगर मैंने बेच दी मिड ऑफ द ईयर में, अक्टूबर में बेच दी, तो अप्रैल टू अक्टूबर तक का डिप्रेशन लगाऊंगा। किया ना सर, मींस टोटली आपने डिप्रिसिएशन टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पे किया, जितने एसेट यूज उतने दिन का डिप्रेशन। और क्या ऐसा किया कि ए बी सी सारी मशीन जो अलग अलग डेट पे खरीदी हो, जिनकी कॉस्ट भी अलग अलग हो, उन सब पे इकट्ठा एक ही डिप्रेशन लगा दिया? नहीं किया। अब आपके वो सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएंगे इनकम टैक्स में आके। अकाउंटिंग में अलग है और इनकम टैक्स में अलग है, ये बहुत ही अलग तरीका है। इनकम टैक्स वाले अलग नजरिए सोचते हैं, अकाउंटिंग वाले अलग नजरिए सोचते हैं। इन दोनों में आज तक कभी भी कॉमन नहीं हो पाया, एक जैसा नहीं हो पाया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अलग कहता है, वहां पर डिप्रेशन नॉर्मल एसेट वाइज लगाते हैं टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पे। यहां पर ब्लॉक कंसेप्ट से लगता है, ब्लॉक ऑफ असेट। जैसे मैंने आपको ब्लॉक पढ़ाया अभी, बिल्डिंग में सारी फैक्ट्री, ऑफिस, गोडाउन, जितनी भी बिल्डिंग होती है, आपने देखा हो बिल्डिंग का ब्लॉक कितने परसेंट वाला है? 10% वाला। तो हर टाइप के एसेट का एक ब्लॉक बनता है, लेकिन बिल्डिंग में 2 ब्लॉक बनते हैं। अगर 5% है तो ब्लॉक अलग हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं करेंगे कि हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो 5% ब्लॉक वाली होती है और कमर्शियल बिल्डिंग जो 10% ब्लॉक वाली होती है, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, नहीं। तो ब्लॉक कैसे चलेगा? एक तो एसेट वाइज और दूसरा परसेंट। प्लांट मशीन का ब्लॉक अलग, फर्नीचर का ब्लॉक अलग, बिल्डिंग का ब्लॉक अलग, सबका अलग। परसेंट प्लांट मशीन में आपने देखा 15% प्लांट मशीन भी है, 30% वाला भी है, 40 भी है, तो है प्लांट मशीन, लेकिन परसेंट अलग हो जाएंगे तो ब्लॉक भी अलग हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, ब्लॉक का यहां मतलब है कि हम यहां पर एक जैसी एसेट जितनी भी होती है, यानी एक ब्लॉक में जितनी एसेट आती है, 15% प्लांट मशीन वाला ब्लॉक मान लेते हैं, तो सारी 15% ब्लॉक मशीन की ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स कवर्ड अंडर ब्लॉक एक साथ लिखेंगे। चाहे वो 1 मशीन हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, जितनी भी हो, प्लांट एंड मशीनरी 15% कैटेगरी वाली जितनी भी होती है सब एक साथ। ट्रक, डिलीवरी व्हीकल, कार, ये सब 15% की कैटेगरी में आते हैं, तो सब एक साथ लिखूंगा मैं, अलग अलग नहीं। यहां तो इनकम टैक्स में अलग अलग का कंसेप्ट खत्म। आपके पास 2 फैक्ट्री है, गोडाउन है, एक शोरूम है, तो ये सारी बिल्डिंग 10% में आती, तो 10% ब्लॉक में सारी चारों एसेट को मैं इसी में लिख दूंगा। दोनों फैक्ट्री भी, ऑफिस भी, गोडाउन भी, सब इसमें लिख दूंगा। तो पहली बात, ब्लॉक का मतलब होता है टोटल ऑल एसेट्स अंडर 1 ब्लॉक। ठीक। दूसरी बात, यहां WDV मेथड ही अलाउड है, फिक्स्ड यानी SLM मेथड सिर्फ एक केस में बताऊंगा, पावर जनरेटिंग यूनिट वाला। बाकी सभी केसेस में आपको सिर्फ कौन से लगाना है? WDV। इसलिए हमें ओपनिंग WDV की जरूरत पड़ेगी ऑफ ऑल एसेट। WDV का एक और नाम होता है डेप्रिशिएटेड वैल्यू। आज तक डेप्रिशिएट करवाने का डेप्रिशिएटेड वैल्यू। फिर क्या करना है हमें इसमें हमें ऐड करना है। फॉर्मेट तो आप पूरा अच्छे से लिख ही लेना एक बार पूरा कॉपी में वापस से, वो कैपिटल गेन में लिखा हुआ वहां पर लेने दो, बिजनेस सेट में फिर से लिखो पूरा। अब क्या है ऐड करना है इसमें? असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर। एंड मींस एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग, दोनों काम इसी साल हुए, एक्वायर भी इसी साल हुई, पुट टू यूज भी इसी साल। एक और हो सकती है, असेट एक्वायर्ड इन प्रेसीडिंग ईयर, पिछले साल, ये प्रेसीडिंग ईयर्स भी हो सकते हैं, पिछले सालों में एक्वायर, बट पुट टू यूज इन करंट ईयर। तो इस साल ही इंक्लूड क्यों की सर, पिछले साल क्यों नहीं की? तो रूल्स में लिखा है सर, इफ असेट पुट टू यूज देन इट इज इंक्लूडेड, ओनली एक्वायर करने से असेट इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन जिन क्वेश्चन में पुट टू यूज की इंफॉर्मेशन अलग से ना हो, वहां हम एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज सेम डे मानते हैं। तो ब्लॉक में इंक्लूड कौन से असेट करना है समझ में आ गई बात? पुट टू यूज। और पुट टू यूज कौन होता है? रेडी टू यूज। आप सब जानते हो असेट लाने से लेकिन इंस्टॉल करने के बाद आप उसको ट्रायल रन करते हो, वहां तक उसको हम रेडी टू यूज बोलते हैं। बस वहां तक के एक्सपेंसेस कैपिटलाइज होते हैं, है ना। ये ऐड करने के बाद लेस क्या करेंगे? ट्रांसफर ऑफ असेट ड्यूरिंग द ईयर। इस साल में बस
बात सारी ड्यूरिंग द ईयर की होगी, यहां पर भी ड्यूरिंग। जो ड्यूरिंग द ईयर में आपने असेट ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर वर्ड लिखा मैंने, सेल नहीं, तो ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, इंश्योरेंस क्लेम एक्सेट्रा। ट्रांसफर हो गया आपके असेट, बदले में आपको जो मिला, चाहे कैश मिला हो, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम भी मिल सकता है, तो हम ट्रांसफर ऑफ असेट के नेट कंसिडरेशन बाहर लिख, क्या लिखना है बाहर, नेट सेल्स कंसिडरेशन, यानी बदले में आपको जो मिला वो आपको बाहर लिखना है। उसकी कॉस्ट इग्नोर कर देना है, उसकी WDV क्या थी इग्नोर कर देना है, उसकी डेट ऑफ सेल कब बेचा वो भी इग्नोर कर देना। देखो कितना अजीब सी बात हो गई, जबकि आज तक जब हम अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन लगाते थे तो डेट ऑफ सेल जरूर याद रखते थे। अगर मैंने अक्टूबर में बेची है तो मुझे अप्रैल से अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता था, बट यहां ऐसा नहीं है। आपने ड्यूरिंग द ईयर में, इस ड्यूरिंग द ईयर में कभी बेची, अप्रैल मई जून जुलाई कभी भी, इवन 31 मार्च को भी बेची है तो भी आप इग्नोर कर दो, आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा। पूरे 12 महीने यूज करने के बाद आखिरी दिन 31 मार्च को अगर बेची तो भी आपको इग्नोर करना है डेट। मैंने इग्नोर लिखा मतलब इग्नोर कोई सी भी, मैंने कहा लिखा मंथ के अक्टूबर में बिके या नवंबर, कभी भी बिके, इग्नोर डेट। वो कितने की थी ऊपर WDV में क्या थी उसकी कोई मतलब नहीं आपको, वो ओरिजिनली कितने में खरीदी थी आज से 10 साल पहले, कॉस्ट कोई मतलब, मिला कितना ये इंपॉर्टेंट। तो लॉजिक धीरे धीरे समझ में आएगा। इसका लॉजिक ये है वैसे कि मान लो आपके पास असेट है 5 लाख की, कितने की असेट है 5 लाख की, तो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन इज अमोर्टाइजेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। जितनी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरे में P&L में नहीं ले जा सकता, तो मैं यहां से धीरे धीरे P&L में ले जा रहा हूं, अमोर्टाइज कर रहा हूं इसको, तो खर्चा हुआ तो अमोर्टाइज कर रहे हो ना। और अगर इस 5 लाख रुपए में से आपको एक असेट बेचने पे 1 लाख रिकवर हो गए, नेट कंसिडरेशन 1 लाख रिकवर हो गए, तो 4 लाख ही खर्चा बचा ना, तो फिर अमोर्टाइज 4 लाख करो ना, पूरे 5 क्यों करो। तो ये नेट कंसिडरेशन लेस करने का ये लॉजिक है। असेट कितने की भी हो, असेट मिले आपकी 20,000 की थी लेकिन आए 1 लाख, तो 5 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे क्योंकि रिकवरी हो गई आपकी। तो ये ब्लॉक कंसेप्ट में इंडिविजुअल असेट से नहीं चलते, इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो खत्म हो जाती है। एक बार ब्लॉक में असेट इंक्लूड कर लिया आपने, अब आप A पर, B पर, C पर, D पे अलग अलग थोड़ी ना लगाओगे डेप्रिसिएशन, आप तो टोटल अमाउंट पे लगाओ। अब आप ये मानोगे ये 5 लाख रुपए हैं और एक ब्लॉक है, बस इसमें 2 असेट हो, 4 असेट हो, 10 असेट, और इसमें से अगर 1 लाख रिकवर हो गए हैं आपके, तो फिर अब आपकी जो खर्चा मैंने किया वो मुझे रिकवर हो गया, तो वो खर्चा कहां बचा। अब मेरा एक्सपेंडिचर तो 4 लाख ही बचा ना, तो 4 लाख अमोर्टाइज करूंगा ना, तो डेप्रिसिएशन 4 लाख में मिलेगा। इसलिए यहां पर नेट कंसिडरेशन लेस करने का लॉजिक है। और नेट वर्ड क्यों लिखा है मैंने, नेट इसलिए लिखा कि सेल्स करते समय सेलिंग एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं, तो सेल्स माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, तो नेट आपकी जेब में नेट कंसिडरेशन कितना वो देखें, ठीक। और अभी अपन प्रैक्टिकल से समझते हैं। अब ये करने के बाद अगर बैलेंस कंटिन्यू हो ना, बैलेंस ऑफ ब्लॉक है ना, अब ये माइनस करने के बाद जो बैलेंस आता है, अगर वो बैलेंस पॉजिटिव हो, प्लस में आना चाहिए, प्लस में आ रहा 5 लाख और 1 लाख, तो 4 लाख प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव हो, और क्या हो, एटलीस्ट 1 असेट इन ब्लॉक, एंड लिखा है मैंने, तो 2 कंडीशन है, इफ पॉजिटिव बैलेंस एंड एटलीस्ट 1 असेट, एक असेट तो बचे। मालूम पड़ा आपने यहां 1 लाख रुपए में ऑल असेट ट्रांसफर, सब बेच दिए 1 लाख, तो सब बेच दिए अगर 1 लाख रुपए में, तो ब्लॉक में असेट ही कहां बची। तो जब असेट ही नहीं बची तो डेप्रिसिएशन किस बात का क्लेम कर रहे हो आप, तो फिर वो कहां चले जाएगा, फिर वहां डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, फिर वो चले जाएगा कैपिटल गेन चैप्टर में, जहां हमने पढ़ा सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 एम्प्टी ब्लॉक, ब्लॉक खाली हो गया, ब्लॉक में असेट ही नहीं बची। तो यही तो बताया मैंने कि जहां सेक्शन 32 नहीं लगेगा वहां आप कैपिटल गेन चैप्टर में चले जाओ, और जहां सेक्शन 50 नहीं लगेगा कैपिटल गेन वाला, मतलब समझ जाओ 32 लगेगा। तो ये दोनों सेक्शन ऐसे हैं, या तो ये लगेगा वो नहीं, या वो लगेगा तो ये नहीं। तो आप एक याद रखो, ये कब लगेगा, और जब ये नहीं लगेगा समझ जाना, ऑटोमेटिक उधर चले जाना। तो ये कब लगेगा, अगर यहां पॉजिटिव नहीं होता, या चलो पॉजिटिव तो होता लेकिन असेट नहीं होती,
तो एंड वर्ड ध्यान रखना, दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिव, पॉजिटिव भी होना चाहिए और एक एसेट भी होना चाहिए, तब कहीं जाके आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाएंगे सेक्शन 32 में। और कैसे लगाएंगे, बड़ी अजीब सी बात है, आपके अकाउंटिंग के सारे कंसेप्ट हिल गए। अकाउंटिंग में आप अगर ये ब्लॉक 15% का ब्लॉक हो मान लो, तो आप ऐसे मंथ गिनते थे, अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसे असेट जुलाई में खरीदे तो जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसे बेची कब अक्टूबर में, तो अप्रैल से अक्टूबर, ऐसे दिन गिन के लगा देते। यहां ऐसा नहीं होता है, यहां ऐसा होता है जो भी बैलेंस आया आपका इसी पर डिप्रेशन लगेगा, बस अलग अलग असेट पे नहीं लगेगा, इस पे अलग, इस पर अलग, इस पर अलग, ऐसा नहीं होगा। जो आपका बैलेंस बचा, 4 लाख बचा, 4 लाख रुपए के 2 हिस्से करना है मुझे, एक हिस्से पे आधा डिप्रेशन लगाना है और एक हिस्से पे पूरा डिप्रेशन लगाना है। 7.5%, आधा मतलब 7.5, डे वाइज नहीं, मंथ वाइज नहीं। चाहे वो असेट आपने मार्च में खरीदी, आखिरी दिन खरीदी, तो भी आप उस पर पूरा आधा डिप्रेशन लगा सकते हैं। कब, if acquired and put to use during the previous year for less than 180 days, तो उन असेट की बात कर रहा हूं जो एक्वायर्ड एंड पुट, दोनों एंड लिखा है, दोनों किस साल कब हुए, प्रीवियस ईयर, यानी ये वाले असेट, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये तो एक्वायर्ड लास्ट ईयर हुई और पुट टू यूज करंट ईयर हुई, मैं इसकी बात कर रहा हूं, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज बोथ ड्यूरिंग द ईयर, इसी साल। तो यहां मिलेगी आपको, ये पुराने में नहीं मिलेगी, नए में नहीं मिलेगी, यहां मिलेगी आपको एसेट। तो एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर फॉर लेस देन 180 डेज, यानी लगभग 30 सितंबर के बाद अगर आप खरीदते हो तो आप देखना 180 दिन से कम होते हैं। तो अगर कोई भी एसेट की परचेज डेट सितंबर के बाद की दे रखी है तो डेफिनेटली उस पर 180 दिन से कम आएंगे, तो वहां हमें आधा डिप्रेशन लगाना है। यानी अगर कोई एसेट मैंने 1 नवंबर को खरीदी तो भी आधा, 1 दिसंबर को खरीदे तो भी आधा, 15 दिसंबर को खरीदे तो भी आधा, फरवरी में खरीदे तो भी आधा, इवन मार्च को खरीदे, 31 मार्च को खरीदे, आखिरी दिन एक दिन, तो भी डिप्रेशन हाफ रेट से लगेगा, 7.5%। डे वाइज नहीं लगेगा, 1 दिन का, 2 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का नहीं लगेगा। बड़ा अजीब सा कंसेप्ट है, जबकि अकाउंटिंग होता तो आप ऐसा नहीं करते। तो अब अकाउंटिंग बिल्कुल अलग रख देना, यहां के रूल्स यहीं के हिसाब से करो। आपको मैंने स्टेप समझा दी, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 ट्रांसफर, स्टेप नंबर 3 इफ पॉजिटिव एंड एटलीस्ट वन असेट देन प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की स्टेप क्या, पहले आप क्या करोगे, इस बैलेंस में से जितना 180 डेज वाला उस पर आधा लगा दो, जो बचेगा उस पर क्या लगा दो, फुल रेट। तो अदर केस में कौन कौन से आ गए, अदर केस में वो सारे असेट आ गए जो मोर देन 180 डेज, 180 और मोर देन 180 डेज, वो सब इसमें आ गई। ये वाले एसेट भी इसमें आएगी क्योंकि ये एक्वायर्ड लास्ट ईयर थी और पुट टू यूज ड्यूरिंग ईयर थी, ये भी इसमें आएगी। ये हो गया आपका एडिशनल डिप्रेशन, यानी ये नॉर्मल था, एक और डिप्रेशन होता है एडिशनल, वो भी लग सकता है, लेकिन वो कब लगता है, सिर्फ ओनली इन केस ऑफ न्यू, एक बार, प्लांट मशीन दूसरी बार, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग तीसरी बार, न्यू प्लांट मशीन फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, बस बिल्डिंग पर नहीं, फर्नीचर पर नहीं, और सिर्फ उस प्लांट मशीन पे लगेगा जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही है, ऑफिस वाली नहीं, ऑफिस पर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन में काम आ रही, बस उसमें, वो भी न्यू होना चाहिए, पुरानी पर नहीं। तो एडिशनल डिप्रेशन आप 20% या 35% क्लेम कर सकते हो, 20 कब 35 कब बताऊंगा अभी आगे। तो ये और एक्स्ट्रा हो गए, इसके अलावा ये तो कर लगाओ, उसके बाद ये और माइनस करो, अब बचेगा उसे हम कहेंगे क्लोजिंग WDV ऑफ ब्लॉक। कई क्वेश्चन दिमाग में उठते हैं, इसलिए मैं खुद भी पहले सारी बात समझाता हूं। ये तो मैंने फॉर्मेट समझा है आपको, अब मैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाता हूं, फिर आपको बात क्लियर होगी। तो जैसे हम एग्जांपल बनाकर करते हैं कि मेरे पास ये ब्लॉक जो है ये प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक है, हम अज्यूम कर लेते हैं ये प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक है, और वो भी जनरल रेट वाला 15%। तो जितने भी प्लांट मशीनरी की बात नीचे नहीं गई है, समझ जाओ वो सब 15% की कैटेगरी में आएगी। अब ओपनिंग WDV ऑफ ऑल असेट्स, सारे असेट्स की ओपनिंग WDV लेना है मुझे, ठीक है, जितनी भी असेट्स है, ऑल असेट्स ऑफ ऑल असेट्स। तो मान लो मेरे इस ब्लॉक में A, B और C 3 असेट थी, एक 1 लाख की, एक 2 लाख की, एक 4 लाख की, तो ये हो गए 7 लाख रुपए।
तीन असेट्स है, तीनों की WDV, एक प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी। अब एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज, एक अजम्पशन में इसका ले लेता हूं कि मान लो एक असेट हमने इसी साल एक्वायर एंड पुट टू यूज की, हमने एक्वायर की उसको 10 जुलाई को, लेकिन पुट की हमने उसको पुट टू यूज 1 अगस्त को पुट टू यूज की। प्रीवियस ईयर 1920 का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक्वायर इंपॉर्टेंट नहीं है, पुट टू यूज की डेट इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक्वायर एंड पुट टू यूज दोनों ड्यूरिंग द ईयर में हुआ, तो मेन कौन सी, पुट टू यूज। पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर में हुआ, इसलिए मैंने इसको ब्लॉक में इंक्लूड किया। ये मान लेते हैं हम 50,000 की, 50,000 रुपए की, इसको हम नाम देते हैं डी। एक और असेट है जो हमने लास्ट ईयर, पिछले साल एक्वायर की थी, लेकिन पुट टू यूज नहीं कर पाए थे, इस साल हमने उसको पुट टू यूज किया, और हमने उसको पुट टू यूज किया, इसकी भी डेट बदल देता हूं मैं, इसको हमने पुट टू यूज किया दिसंबर में सपोज, और इसको भी हमने एक्वायर्ड जो किया था वो तो लास्ट ईयर किया था। लास्ट ईयर हमने इसको 15 मार्च 19 को एक्वायर किया था, लास्ट ईयर, पिछले साल। लेकिन पुट जो किया वो हमने किया इसको पुट टू यूज 1 दिसंबर 19 को, सेम डेट लेता हूं दोनों। ये असेट्स भी मान लो 50,000 रुपए की थी, ये असेट ई असेट है, तो आपके पास दो असेट है, दोनों को पुट टू यूज दिसंबर 19 में किया है, लेकिन एक इस साल ही एक्वायर की है और एक पिछले साल एक्वायर की, हो गई है। तो ऑल असेट्स अंडर वन ब्लॉक, प्लान 15% की कैटेगरी की सारी मशीन जो जो खरीदते जाओगे सब ब्लॉक में इंक्लूड होते जाएगी। अब ब्लॉक में टोटल वैल्यू कितनी होगी, ब्लॉक में हो गई आपकी 50,000 में 8 लाख रुपए। तो पहला केस तो ये ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर में जो बेची वो हटा दो। बेचने पे आपको कंसिडरेशन इंश्योरेंस क्लेम से मिले या पार्टी से मिले, किसी से भी मिले, तो उसकी कॉस्ट छोड़ देना है, उसकी WDV, उसकी डेट ऑफ सेल। मान लो ये सारी असेट A B C D E सब बेच दिए हमने, सब के सब बेच दिए हमने 4 लाख रुपए में, सब के सब हमने मान लो 3 लाख में बेच दी सारी असेट, ऑल असेट्स बेच सोल्ड आउट, 1 A B C D E सब बेच दी। जब सभी असेट बेच दी, अच्छा ये कितने की थी, कॉस्ट कोई मतलब नहीं मुझे, इसकी WDV क्या थी कोई मतलब नहीं, डेट ऑफ सेल से कोई मतलब नहीं, ये सब आखिरी दिन बेची मैंने, 31 मार्च 2020 को बेची, तो भी इग्नोर, क्योंकि डेट वाइज तो लगाना ही नहीं मुझे डेप्रिसिएशन, मुझे मंथ तो गिनना ही नहीं है ना, इसलिए बस आपको ये देखना ड्यूरिंग द ईयर में ट्रांसफर की कभी भी, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो आपको माइनस कर देना। अब माइनस करने के बाद आपका बैलेंस पॉजिटिव बच रहा है क्या, यस बच रहा है, कितना, 5 लाख। लेकिन इसमें कोई असेट बची क्या, एटलीस्ट 1 असेट होना चाहिए ना, कोई असेट है नहीं है, ऑल असेट्स आर ट्रांसफर। तो फिर ये डेप्रिसिएशन से बाहर हो गया, फिर सेक्शन 32 नहीं लगाएंगे, डेप्रिसिएशन 0। जब असेट ही नहीं बची तो काहे का डेप्रिसिएशन, तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 असेट इन ब्लॉक, देन प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, अदरवाइज डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग बैलेंस इवन इफ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होने के बावजूद नहीं लगा रहा हूं मैं, तो यहां से हट जाएंगे, डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 0। कहां चले जाएंगे, सेक्शन कैपिटल गेन 50 सबसेक्शन 2 एम्प्टी ब्लॉक, ब्लॉक खाली हो गया। अब वहां क्या करेंगे, तो वहां के हिसाब से सोचना, वहां सेक्शन 52 कब लगता है, वहां सेक्शन 52 और सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 50 सबसेक्शन 1, ये दो बताए थे, वो रिवाइज कर लेंगे। जब ब्लॉक खाली हो जाए तो डेफिनेटली कैपिटल गेन या लॉस आएगा, ये सेल्स कंसिडरेशन हो जाएगा, लेस कॉस्ट, कॉस्ट किसको मानेंगे हम, ओपनिंग प्लस ड्यूरिंग द ईयर, और वहां पर पुट टू यूज ना भी हो तो भी ले लेते हैं, तो वहां पर ये कॉस्ट हो जाएगी 8 लाख, तो वहां पे 5 लाख रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, होगी बात। चलिए दूसरा एग्जांपल, अभी सारे क्रॉस क्वेश्चन यही क्लियर करेंगे। दूसरा एग्जांपल ये कि चलिए सारे असेट नहीं बेचते, हम इसमें से सिर्फ 2 असेट बेच देते हैं, बी और सी बेच देते हैं, और बेचते हैं हम इनको 31 मार्च 20 को, बिल्कुल लास्ट में, आखिरी में। अब हम इनको बेच रहे हैं 3 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए बेच रहे हैं।
या उससे पहले एक और बात करते हैं, हम इन दो असेट को 13 लाख रुपए में बेचे, इन दो असेट्स को 13 लाख रुपए में बेचा। अब आपका बैलेंस नेगेटिव आ रहा है, असेट है आपके पास ए बी सी डी ई में से दो बेचे आपने, अभी तो 3 असेट बाकी है, तो असेट है आपके पास, लेकिन बैलेंस क्या आ रहा है नेगेटिव, तो भी आप यहां से बाहर हो गए। फिर यू कैन नॉट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। तो यहां के रूल यहां से याद रखो, वहां के रूल वहां से याद रखो, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये दोनों रूल एक जैसे नहीं बनाएगा गवर्नमेंट। क्या कर सकते हैं, एक ही लॉ है फिर भी वहां अलग है यहां अलग है, तो यहां सेक्शन 32 की कंडीशन क्या है, एक कंडीशन तो ये एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज, पुट टू यूज होना इंपॉर्टेंट है, एक्वायर्ड होना इंपॉर्टेंट नहीं, पुट टू यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पुट टू यूज पे ध्यान दो। दूसरी कंडीशन पॉजिटिव होना चाहिए, तीसरी कंडीशन एटलीस्ट 1 असेट होना चाहिए। ये सब कंडीशन फुलफिल हो देन प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। कंडीशन फेल हो गई, आपका नेगेटिव बैलेंस आ रहा, नेगेटिव बैलेंस आता है तो डेप्रिसिएशन 0, अगेन डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा 0। अब ये कहां ले जाए, ये ले जाते हैं उस चैप्टर में कैपिटल गेन में। यहां ब्लॉक खाली नहीं हुआ लेकिन ब्लॉक 0 माना जाएगा, क्या माना जाएगा ब्लॉक 0। तो इस पर उधर चलेंगे हम, उधर चलेंगे तो क्या करेंगे, उधर ये सेल्स कंसिडरेशन हो जाएगा और ये कॉस्ट हो जाएगी, तो ये कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5 लाख रुपीस, ये उधर चला गया। ठीक है, और वहां पर भी एक बात है, वहां पर हम असेट पुट टू यूज ना भी हो तो भी इंक्लूड करके फिर चेक करते हैं, तो यहां अलग चेक करो वहां अलग चेक करो। एक क्वेश्चन लास्ट में किया था कैपिटल गेन में, सबसे आखिरी का याद करो, तो उसमें ना ये सेक्शन लग पा रहा था ना ये सेक्शन लग पा रहा था, क्योंकि ये सेक्शन इसलिए लग पा रहा था कि नेगेटिव हो गया मान लो, यानी 0 हो गया ब्लॉक, तो हट गया। उधर गए और पुट टू यूज, वहां से परचेज असेट्स थी, पुट टू यूज नहीं की, तो इंक्लूड करने के बाद ज्यादा आ रहा था, इसका मतलब नेगेटिव या 0, तो फिर सेक्शन 51 भी नहीं लगा था, 50 सब सेक्शन 1 भी नहीं लगा, तो ना कैपिटल गेन लगा पाए थे ना डेप्रिसिएशन, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों को अलग अलग याद रखो। फिलहाल यहां की बात करता हूं मैं, तो नेगेटिव आया इसमें डेप्रिसिएशन 0, ठीक है, छोड़ देंगे कुछ नहीं करेंगे। तो 2 कंडीशन बताई है ना, एक में पॉजिटिव आ रहा था बट सारी असेट बिक गई थी, एक में नेगेटिव आ रहा बट असेट है। अब आते हैं हम, हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, मान लो 3 लाख रुपए है में बिकी, ये 2 असेट 3 लाख में बिकी, तो बैलेंस पॉजिटिव भी आ रहा है आपका, कितना आ रहा है आपका बैलेंस अब यहाँ, अब आपका बैलेंस पॉजिटिव भी आ रहा है 5 लाख, और आपके ब्लॉक में असेट भी, कौन कौन से असेट बची है अभी आपके पास, अभी आपके पास ए असेट है, डी असेट है और ई असेट है, 3 असेट है अभी आपका, तो कंडीशन फुलफिल है, असेट इन ब्लॉक एंड पॉजिटिव बैलेंस, देन प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। अब आते हैं डेप्रिसिएशन पे, जब डेप्रिसिएशन लगाने आओ तो क्या ढूंढना, पहले प्रायोरिटी किसको देना, लगाना इसी पे, इससे ज्यादा अमाउंट पर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, बात सोच लेना। यहां भले आपका 8 लाख है, अलग अलग देखोगे तो असेट ज्यादा की है, लेकिन मैंने कहा इंडिविजुअल आइडेंटिटी की तो बात ही नहीं करना है, मुझे तो इससे कोई मतलब ही नहीं कि ए 1 लाख की है, मुझे कोई मतलब नहीं। एक बार ब्लॉक का मतलब है इकट्ठा लगाओ तो इकट्ठा 5 लाख ही तो बैलेंस बच रहा है, तो फिर मैं 8 पे कैसे लगा दूंगा, इसलिए तो ये कंसेप्ट बनाया माइनस करने का। तो आप इस 5 लाख में से ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे जो भी लगाना है। अब एडिशनल की बात अभी नहीं करूंगा मैं, अब इस 5 लाख रुपए के मुझे 2 हिस्से करना है। अगर इसमें एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज है तो ढूंढो, है क्या, कहां मिलेगी, डेफिनेटली यहां मिलेगी। दिसंबर में पुट टू यूज की, तो दिसंबर में पुट टू यूज करना मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस ईयर में 4 महीने तो हो रहा है, और 4 महीने के ऑन एन एवरेज देखें तो लेस देन 180 डेज आ रहा है। तो इस पर हम, इस 50,000 रुपए पर हम क्या करेंगे, इस 50,000 रुपए पर हम हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगा देंगे, 7.5%, 7.5% डेप्रिसिएशन लगा देंगे, है ना। मंथ वाइज नहीं लगाना है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने का मत लगाना, बस 7.5% का रूल है बस। ये 31 मार्च भी होता तो भी, क्या ये भी इस कैटेगरी में आ रहा है, ये भी तो दिसंबर में वोट है, बट ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसके लिए क्या जरूरी एंड, जबकि इसमें एक्वायर्ड प्रेसिडिंग ईयर में था और पुट टू यूज करंट ईयर में, इसलिए इस पर अदर केस लगेगा। अदर केस लगेगा इसका मतलब इस पे तो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, और जब पूरा लगाना तो पूरा तो सभी पे पूरा लगाना है, तो आप इंडिविजुअल थोड़ा लगाओगे, ई पे अलग से लगाऊंगा मैं, ए पर अलग से, ऐसा नहीं होता है। 5 लाख रुपए में से आपने 50 पर अलग लगा दिया,
अब बचे कितने आपके 4.5 लाख, तो 4.5 लाख रुपए पर आप पूरे 15% से फुल रेट से डिप्रेशन लगा दो। ये एक बात क्लियर है। चलो इसी को हम बदल के करते हैं, समझ आ गई बात थी, स्टेप याद रहेगी। मान लो मैं उल्टा कर देता हूं, यहां पर हम मान लेते हैं 7,25,000 25,000 7,25,000 रुपए में असेट बिकी। कितने बिकी? 7,25,000 रुपए में, ये 2 असेट इतनी महंगी बेच दी हमने, तो बैलेंस कितना बच रहा है? ओनली 75,000, बट पॉजिटिव है एंड असेट भी है ए डी और ई, तो सेक्शन 32 अप्लाई होगा, कंडीशन फुलफिल। अब इसमें से पहले किस पे लगाएंगे? एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज असेट डी, डी पे 50,000 रुपए पे कितना लगा देंगे? 7.5%, आधा डिप्रेशन लगा देंगे। अब अदर केस बाकी सब पे कितना लगा देंगे? पूरा 15% लगाएंगे, तो बाकी कितना? तो बाकी वहां जाके नहीं सोचना, वो दिख ही नहीं रहा, यही दिख रहा बस मुझे। तो 75,000 में से 50 पे लगा दिया, अब बचे 25,000 पे 15%, बस। तो इंडिविजुअल नहीं लगाना है, इसमें ए भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया, जो आना है आ जाएगा, आपको उससे कोई मतलब नहीं। इंडिविजुअल तो लगाना ही नहीं है ना। अमाउंट वाइज डिप्रेशन लग रहा है, असेट वाइज नहीं लग रहा, आप समझो। अमाउंट बच रहा है तो डिप्रेशन लग रहा है, जितना अमाउंट बच रहा है उस पर डिप्रेशन लग रहा है। ये अमाउंट ए से आए, बी से आए, सी से आए, डी से आए, किससे भी आए, तो इंडिविजुअल नहीं है ना, इसलिए इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है ब्लॉक में आने के बाद असेट की। वो असेट ए थी, बी थी, उससे मतलब नहीं, असेट थी ना, बस बहुत है। एटलीस्ट 1 असेट होना चाहिए, कोई से भी हो जाए, समझ आ रही बात। तो 25 बचे तो 25 पे लगाया, तो जबकि असेट अकेली 1 लाख की थी असेट, और ये असेट 50,000 की थी, लेकिन मैंने नहीं लगाया असेट वाइज, तो ये कंसेप्ट। और एक एग्जांपल मानते हैं, 7,55,000, 7,55,000 रुपए में अगर मान लो ये असेट बेचती है, तो बचते 45,000। अभी भी 3 असेट बची, ए डी और ई, 3 असेट बची। अब ये वाले असेट, अब पहले हम किस पे लगाएंगे? वही न्यू असेट पुट टू यूज फॉर लेस देन 1 ट्रेड, ये कहते हैं कि 50 की, लेकिन मैं क्या 50 पर लगा पाऊंगा? नहीं, जब ब्लॉक ही बैलेंस ही मेरा 45 है, तो 45,000 से ज्यादा को अमोर्टाइज कैसे करूं? मैंने कहा ना कि 8 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट था, उसमें से 755 रिकवर हो गया, तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर बच्चा ही 45 का है। तो जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वही तो डिप्रेशन में आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करो तो सही, तो करा कितना? 45, तो फिर डिप्रेशन आप पूरे पे कैसे ले सकते हो? ये तो लॉजिक है इसका, इसलिए अमाउंट वाइज चलते हैं, ताकि असेसी ज्यादा क्लेम ना कर पाए। नहीं तो पता लगा उसने 8 लाख में से 755 रिकवर कर लिए, और डिप्रेशन अभी भी 8 लाख पे ले रहा है क्लेम। डिप्रेशन ऑन केस है, बिना खर्चा किए डिडक्शन मिल जाता है, तो ऐसे तो टैक्स प्लानिंग हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने ये अमाउंट वाइज कंसेप्ट, ब्लॉक कंसेप्ट क्यों बनाया आप समझे? इसलिए बनाया। तो अमाउंट बचा 45 पे लगा दो साथ साथ। अब बचा ही नहीं कुछ, तो यहां कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ ये वाला लगेगा। ऐसी सिचुएशन नहीं, ठीक है। ये सारे केसेस होते हैं। अब एडिशनल डिप्रेशन का हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले आपको पेज नंबर 200 नंबर पेज पर आना है, 200 पेज नंबर पर आना है। 200 पेज नंबर पर आपको बहुत सारे ब्लॉक मिलेंगे, फिर कुछ परचेज मिलेगा, फिर कुछ ट्रांसफर मिलेगा। तो एक एक असेट के बारे में आपको ऐसे करते जाना है, डबल कॉलम में करना। पहले एक ब्लॉक बनाया, उसका ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल करके नेट लिख दिया, उस पर डेफिनेशन लगा दिया। फिर दूसरा ब्लॉक लिखा बिल्डिंग का, उस पर कर दिया। जो जो ब्लॉक आते चले आएंगे वो करोगे। और ब्लॉक पर्सन वाइज देख के बनाना, 15 अलग है, 40 अलग है, 30 अलग है, 10 अलग है, 5 अलग है, सब अलग अलग। तो एक जैसे ब्लॉक कैसे ढूंढ के लाना पड़ेगी, सब एक साथ लाना है। मैं फिर बोल रहा हूं कि बिल्डिंग का अलग बनेगा, प्लांट मशीन का अलग, फर्नीचर का अलग, इंटेंजिबल एसेट्स का अलग, और दूसरा कंसेप्ट पर्सन वाइज अलग करना है। भले ही प्लांट मशीन है लेकिन पर्सन अलग है, तो फिर ब्लॉक अलग बनाओ। कभी ऐसा मत करना कि बिल्डिंग को प्लांट मशीन के साथ जोड़ के लिख दो, कभी नहीं होगा ऐसा। तो P1 करना है। फिर 202 पेज नंबर पे थ्योरी वगैरह तो सारी कट कर देना है। 202 पेज नंबर पर 203 पेज नंबर पर ऊपर का इलस्ट्रेशन कट, ये 5B वाला पैराग्राफ कट, और नीचे
पैराग्राफ बचेगा सबसे लास्ट में, डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ सक्सेशन अमेलगमेशन, ये बचा लेना, ये समझाऊंगा मैं। फिर नेक्स्ट पेज पूरा कट यानी 204, 205 पर P1 दिया हुआ, ये भी होमवर्क 205 पर, 207 पर P2 दिया हुआ है, ये भी होमवर्क करो इनको, ये सब काम के क्वेश्चन है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक, थैंक यू सो मच।